बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। ख़बर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की खुशकिस्मती और खुशबख्ती जो है, या यूँ कह लें किस्मत की देवी उन पर मुसलसल मेहरबानी करती ही चली जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बारे में मैं आपको तफसीली आगाह करता हूँ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर 1999 को 1999 ਨੂੰ उन्होंने कू किया सी और बहाना ये लगाया गया था और उस पर बाकायदा केस चला था, यानी नवाज शरीफ के ऊपर केस बनाया गया था कि जनरल साहब जो हैं वो श्रीलंका गए हुए थे, वापस आ रहे थे तो उनका त्यारा लैंड नहीं करने दिया गया। वो चौधरी अमीन थे, कोई सेक्रेटरी एविएशन थे, वो लैंड नहीं करने दे रहे थे। फिर जनरल उस वक़्त के IG सिंध जो थे, अपना राणा मकबूल साहब आज का सेनेटर हैं नून लीग के, उन्होंने फिर वहाँ पर जाके तो गिरफ्तार करने की कोशिश की जनरल को। ये सारियाँ कहानियाँ जड़ियाँ ना, एक जर्नैल जो परवेज़ मुशर्रफ के बड़े करीबी रहे हैं और जब 12 अक्टूबर 1999 का कू हुआ उस वक़्त वो 111 ब्रिगेड के कमांडर थे। उन्होंने वो सारी की सारी जो केस नवाज शरीफ के ऊपर चला था ना, त्यारा साजिश केस जिसे कहा जाता है, वो सारे का सारा उन्होंने पोल खोल के रख दिया कि जनाब वो सारा झूठ सी। अच्छा, ये बात उन्होंने कही नहीं कि वो झूठ था, लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उर्दू न्यूज़ को, वसीम अब्बासी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको इंटरव्यू दिया उन्होंने। उस इंटरव्यू को अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, जो बात स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ था, अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई थी, ये उनको कराची की एक अदालत से हुई थी सज़ा उम्र कैद की, वो सारी की सारी गलत थी। एक कहानी बनाई गई थी, एक साजिश की गई थी बाकायदा तौर पर, और नवाज शरीफ को तख्ता-ए इक़्तिदार से हटाया गया था। ठीक है, ये टोटल मेरा केस है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि 12 अक्टूबर 99 के हवाले से मेरी भी कुछ याद है। ये इस हवाले से मैंने एक YouTube को इस हवाले से एक इंटरव्यू दिया था, मैं कोशिश करूंगा वो लिंक भी साल लग जाए, लेकिन मैं इस वक्त आपके साथ कुछ बात उसमें से शेयर करना चाहता हूं। 12 अक्टूबर 99 को मैं पाकिस्तान अखबार में काम करता था और पाकिस्तान अखबार में मैं पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहाद थे अपोजिशन के, उनकी जमातों को कवर किया करता था। उस रोज़ 4 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। खालिद खरल साहब हुआ करते थे पीपल्स पार्टी के एक लीडर, बाद में वो PTI में चले गए थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने भुट्टो साहब को अनअपोज करवाया था और उनके मुकाबले में 77 के अंदर जो शख्स खड़ा था उसको अगवा कर लिया था या उसको पहुँचने नहीं दिया था, इस तरह का इल्ज़ाम उनके ऊपर भी था। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाहर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एक छोटा सा जो लान है वहाँ पर खड़े वो किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन उस वक्त ज़रा लंबे किस्म के होते थे, जो अच्छे लेम फ़ोन होते हैं ना, पाकटेल टाइप वो लंबे वो होंगे सर। तो वो बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप खैरियत है, यहाँ खड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी? तो उन्होंने कहा गौर बट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन इस्लामाबाद, 111 ब्रिगेड मूव हुई है। तो मुझे कोई नहीं पता था कि 111 ब्रिगेड क्या होती है और ये क्या मामला होता है। मुझे आज भी वैसे बहुत सारे फ़ौजी यूनिट्स जो होते हैं या उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में इल्म नहीं है इतना। तो वो उस वक़्त तो मैं बिल्कुल नहीं मुझे पता था। 92 में मैं जर्नलिज्म में आ रहा था, ये 99 की बात है, तो 7 साल इस बच्चा कितना सीख सकता है, तो मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था। वहाँ पर मेरे सीनियर रुमान एहसान साहब कुछ अर्सा बाद आ गए, कुछ 15-1 मिनट बाद वो भी तशरीफ़ ले आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू इत्थे खलोता है, खबर दी कापी की थे। उनकी आदत थी, वो हमेशा लेट आया करते थे। वो कहा करते थे अगर जल्दी जाओगे तो इंतज़ार करना पड़ेगा, जे लेट जाओगे तो लोग की तरह इंतज़ार करेंगे, मजाक की बात करते थे। तो वो लेट आए तो उन्होंने मुझे कहा खबर दी कापी की थे, इत्थे खलोता है, खालिद खरल बाहर फिरदा पे। तो एक किस्म का उन्होंने मुझे डांटा। तो मैंने उन्हें बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भाई ने की थी नहीं यार, वो तो यह कह रहे हैं कि 111 ब्रिगेड मूव हुई है। और मैं बिल्कुल ईजी था, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि ये इस बात का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्शल लॉ लग गया, तो तुम इस तरह करो कि गवर्नर हाउस चले जाओ। फिर मैं गवर्नर हाउस चला गया, वहाँ पर ऑलरेडी फ़ौज आ चुकी हुई थी और फिर वहाँ पर मेरे साथ जो लोग और भी वहाँ पर पहुँचे, इतला फैल गई थी। तो जो और लोग पहुँचे उसमें मुजम्मल सोहरवर्दी साहब थे, वो अपनी गाड़ी पर आए, उनके साथ मोहसिन गुराया साहब थे। उसके अलावा वहाँ पर 3 फोटोग्राफ़र, राहत डार साहब, खालिद चौधरी साहब और मोहसिन शफो, वो भी
गवर्नर हाउस चौक में खड़े होकर दूर से तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मामला हुआ था वहाँ पर। फिर एक डायलॉग भी मेरा हुआ वहाँ पर, मैंने क्योंकि मेरी गवर्नर हाउस बीट थी तो मैं चला जाता था आराम से अंदर, तो उन्होंने वहाँ पर फौजी निकल आया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो फलां बंदा, वो नाम अब मुझे भूल गया, तो उन्होंने कहा कि यार जेंटलमैन इट्स बेटर टू लीव। और साथ ही वो एक लंबा तिरंगा सा फौजी था और उसके हाथ में एक गन थी, तो उसने साथ ही उसका बोल्ट किया, उसको यानी गोली चढ़ाने वाले अंदाज में किया, तो फिर साड़ियाँ दौड़ा लग गई उसको। तो ये एक छोटी सी याद मेरी थी, वो मैंने आपसे शेयर कर ली। लेकिन अब मैं आता हूँ 111 ब्रिगेड के जो उस वक्त हेड थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हुए, उनका नाम था सलाहुद्दीन सत्ती साहब। लेफ्टिनेंट जनरल सलाहुद्दीन सत्ती साहब ने इंटरव्यू दिया है। देखिए, मैंने आपके सामने जो बात रखी है वो ये रखी है कि नवाज शरीफ के ऊपर जो 13 साजिश केस था वो गलत था। वो मैं अब आपसे बात किस बुनियाद पे कह रहा हूँ वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। जनरल सलाहुद्दीन साहब जो हैं, रिटायर्ड जनरल सलाहुद्दीन साहब, वो ये कहते हैं कि जनाब 12 अक्टूबर को मेरी सालगिरह थी, तो मैं अपने घर में था और ख़त्म कुरान मैंने रखा हुआ था, और अभी मैंने आधा सपारा पढ़ा था कि बच्चे ने आकर बताया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बना दिया गया है। वो कहते हैं ये सुनकर मैंने फौरी तौर पे कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद अहमद को फ़ोन किया और उनसे पूछा, तो वो घर में नहीं थे, वो गए हुए थे गोल्फ खेलने। तो मैंने उनकी बेगम साहबा से कहा कि जैसे ही वो आए तो उनसे कहें मुझसे बात करें, बड़ा मसला है। तो फिर 10 मिनट बाद जनरल साहब का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आर्मी के जवान PTV भेज दें ताकि आर्मी चीफ की तब्दीली की खबर रुकवा दी जाए। अच्छा, अब ये सारी मैं आपको सुना के फिर बताऊंगा कि मैंने अपना केस कहाँ बिल्ड किया। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जनाब मैंने कुछ जवानों को भेज दिया PTV, जाकर उन्होंने नशरियात रुकवा दी, और कुछ लोगों को मैंने भेज दिया कि जनाब आप चले जाएं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, और वहाँ से भी हमने कुछ 2-3 मिनिस्टर जो हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे उनको हिरासत में लिया और घरों में उनके नज़रबंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं वहाँ पर जो ब्रिगेडियर जावेद थे जो कि वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे, तो उनके साथ भी मेरी गुफ्तगू हुई थी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर हमने पहले से प्लान किया होता, ये कहा जाता है कि आर्मी ने पहले से प्लान किया हुआ है, आज भी लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, मैं उनमें से शामिल हूँ, मेरा भी यही ख्याल है कि आर्मी ने पहले से प्लान किया हुआ था। कोई गल्लां बड़ी हो रही हैं सन पाइन। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बल्कि गवर्नर उस वक्त थे जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब गवर्नर थे, वो एक बैंक की इफ्तिताही तकरीब में आए थे, ये एम्प्रेस रोड के ऊपर। तो मैंने उनसे बात की थी। वो ज़रा खोसा साहब जो है ना, वो ज़रा तुंद मिजाज हैं, वो उनकी लहजे में तलखी होती है, वो दूसरों के साथ ख़ास तौर पे शहर के लोगों को देखकर उन्होंने साड़ा या पहनता लगता है। खैर, ये मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है गलत हो, लेकिन वो बड़े उनके साफ़ियों के साथ ताल्लुकात उनके कभी अच्छे नहीं रहे थे। तो उन्होंने उनके जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि सर सुना है आपकी हुकूमत जा रही है? तो उन्होंने कहा किसने कहा हमारी हुकूमत जा रही है, हमारी हुकूमत यहीं पर है। तो मैं कहा सर मेरा ख्याल है कि परसों आप गवर्नर नहीं रहेंगे। अच्छा, मैंने ये बात मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि ये सारी वो खबरें थी जो मार्केट में फैली हुई थी, उसकी बुनियाद पर मैंने ये बात कह दी थी। मैंने क्या पता थी वाकई यही हो ना, वो हो गया। बहरहाल वो गवर्नर नहीं थे फिर उस रोज़। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनरल साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी कोई तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी होती तो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कैसे गए होते। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा ये सवाल ये है कि वो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब जो है ना, वो कोई, मेरा मतलब है कि किसी होर मुल्क के जर्नैल नहीं सुनेंगे कि कैसे गए थे। वो ISI चीफ थे उस वक्त, तो उनको तो रोक ही कोई नहीं सकता था वहाँ पर जाने से। तो लिहाजा ये तो एक अजीब सी बात है। बहरहाल वो फिर कहते हैं कि जनाब मैंने एयरपोर्ट से चंद अहम वज़रा थे उनको उठाया ले गए। फिर वो कहते हैं जनाब कि शाम को जनरल महमूद का मुझे कॉल आई कि सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा हो गया है। फिर उन्होंने कहा जनरल महमूद जो हैं वो शाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए, उनके साथ जनरल अली जान औरकज़ई थे और कुछ सिपाही थे, और वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ से लेकर चले गए। अच्छा, अब ये सारा जो वाक़या है, ये वाक़या अब आप अगर किसी की सालगिरह हो, एक कॉमन सी बात है, तो अमूमन 4 बजे होती है। फौजी तो वैसे ही टाइम के बड़े पाबंद होंगे ना कि 4 बजे सालगिरह होगी, अद्धे घंटे की तकरीब होएगी, उस तो बाद मतलब 4:30 बजे असीं उत्थों निकलांगे, 4:35 की गड्डी ते बैठांगे, सलम मारांगे, 4:36 हो जाएंगे, उत्थे पहुँच जाएंगे 4:38 हो जाएंगे। तो ये उनका एक एक मिनट जो है वो उन्होंने उसको मैनेज किया होता है। तो अब वो कह रहे हैं कि मेरी सालगिरह थी,
तो मैं आधा सपारा पढ़ा था तो बच्चे ने आगे बताया, ए बच्चा केड़ा सी भाई को गली च खेड़दा बाल आ गया सी। यकीनी तौर पे बच्चा, उन्होंने किसी अपने स्पाई को कहा होगा या किसी इन्फॉर्मर के बारे में बात की होगी कि बच्चे ने आकर बताया। अच्छा, अब आप ये सारी टाइमिंग जो है इसको ज़रा अगर आप नोट करें तो जनरल साहब जितनी बात बता रहे हैं वो जाहिर है कि सिर्फ इस्लामाबाद का सीन बता रहे हैं जहाँ पर उन्होंने ये ऑपरेट किया था और उस कू किया था। बेसिकली तो 111 ब्रिगेड ने कू किया ना, तो उन्होंने वो कू किया था, तो वो अपने जो जुर्म का इकरार है वो बता रहे हैं उसको। तो जो 6:35 पर फ्लाइट लैंड होनी सी भाई मुशर्रफ दी जेड़ा श्रीलंका गया सी, वो तो 6:35 की गल सी ना, तो फिर नवाज शरीफ के ऊपर केस किस चक्कर में बना दिया जनाब आपने, या उस वक्त की हुकूमत ने, या उस वक्त के कब्जा ग्रुप ने। ज़ाहिर है फौज ने कब्जा किया था, हुकूमत तो नहीं थी। हुकूमत होती जो आईनी हो, हाँ आपने कब्जा करके हुकूमत कायम कर ली थी, वो एक अलग बात है। ये उसको फिर साहब ने माना, सुप्रीम कोर्ट भी मान गई थी, फिर असी तुसी किया। लेकिन जिस दिन की बात हो रही है उस दिन किसी ने उनको हुकूमत तस्लीम नहीं किया था, तस्लीम करवाना पाया सी। फिर बड़ा वो करवा लेंदी, फिर भाई ना ताकत लेना डंडा ले, फिर करवा लेंदे तस्लीम। उन्होंने तस्लीम करवा लिया था। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस वक़्त जो 6:35 पर, 6:10 पर, 6:25 पर, अगर आप वो पूरी के पूरा वो देखें तो एक सीक्वल के साथ उन्होंने बताया। 6:31 पे बात हुई, 6:32 पे जवाब आया, 6:33 पे मैंने ये किया। जनरल साहब ने खुद भी ये इंटरव्यू में सारी बात बताई हुई है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, कि मेरे त्यारे को लैंड नहीं करने दिया जा रहा था। मुझे कहा जा रहा था कि आप वापस चले जाए जहाँ पे आए, जहाँ से आए हैं। फिर हमने कहा नवाबशाह चले जाते हैं, तो मैं काकपट में आ गया। लोगों ने बड़े परेशान थे, सारा त्यारे में मुसाफिर परेशान थे, तो पाकिस्तान की इज्जत स्टेक पे थी। सारी कहानी जी है ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कई दफ़ा सुनाई है, और इस पर उनका केस किया था नवाज शरीफ के ऊपर, उनको गिरफ्तार किया था, उनके 25 साल की सज़ा हुई थी। बल्कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वो अदालत में गए थे कि जनाब सज़ा काटे न सज़ाए मौत ही तब्दील करो। तो ये सारा मामला किया गया था। लेकिन जनरल सलाउद्दीन सत्ती साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि भाई न उन्होंने गुफ्तगू फरमा तो नहीं रहे, मतलब ये कि उनकी गुफ्तगू में ऐसी तो कोई बात नज़र ही नहीं आती। वो तो कह रहे हैं कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को बना दिया, और वो ये अफसोस का इज़हार कर रहे हैं कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को यार आपने 4 बंदे बैठ के कमरे बना दिया। वो अगर मेरा मतलब है कि उसकी तो एक तकरीब होती है, आर्मी चीफ ने चेंज होना है, ज़ाहिर है कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होनी होती है, बहुत सारे मामला होते हैं, वो पहले अनाउंस किया जाता है, अचानक ही बनाता, तो ये तो बड़ा गलत था। इस पर वो अफसोस का इज़हार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो ऐसा ना करते, मतलब उनके सारे इंटरव्यू का क्रक्स जो है ना वो ये है, वो जिम्मेदारी पा रहे हैं नवाज शरीफ थे कि भाई जे तू जनरल ज़ियाउद्दीन नूं ना लांदा तो फिर जनाब कू नहीं सी होना। अच्छा, अब ये उनकी कहानी है। एक जनरल मुशर्रफ की कहानी थी जिसके ऊपर बेस करके केस बना था नवाज शरीफ के ऊपर। तो ये आज वो दिन है, वैसे आपस की बात है, मनो अचानक ही याद आ गया। 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर 2000 को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से फैमिली समेत टाटा बाय बाय करते हुए जद्दा चले गए थे एक मुआहदे के तहत, जिसको नवाज शरीफ ने हमेशा इनकार किया। लेकिन बाद में वो मुआहदा सामने आ गया। फिर नून लीग वाले इस पर बात नहीं करते, अगर बात करें तो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हकायक हैं, आप इनको झुठला नहीं सकते, और ना ही आप ये कह सकते कि माजी जो है वो उसको डिलीट कर दिया जाए। आपकी मेमोरी में कोई ऐसी चिप कार्ड नहीं होता जिससे आप तारीख में से इन चीज़ों को डिलीट कर दें। तारीख लिखी जाती है और अपने अंदाज से लिखी जाती है। तो वो चले गए थे, और आज से एक दिन पहले यानी कल ये इंटरव्यू शाया हुआ है, तो वो एक मेन कल्प्रेट को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, क्योंकि मेरे नज़दीक हर वो बंदा जो आइन को सबवर्ट करता है, आइन के को तोड़ता है, वो कल्प्रेट है। मैं ये समझता हूँ, आइन में भी लिखा हुआ है, 18वीं तरमीम के बाद तो बाकायदा लिखा गया है। लेकिन मैं ये तब भी समझता था, मैं आज भी ये बात समझता हूँ कि वो उनको कल्प्रेट मैंने अपने अंदाज में कहा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, क्योंकि उन्हें किसी अदालत से कोई सज़ा नहीं हुई। तो जब तक कोई अदालत सज़ा ना दे तो मैं किसी को मुजरम नहीं कह सकता। अलबत्ता आप गुफ्तगू करते हुए कि जो इल्ज़ाम था उसका इकरार कर लिया, उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया है कि जनाब ये हमने किया था। तो पाइनो जेड़ा सारा केस बनया सी ना फिर नवाज शरीफ के उत्ते, उस केस में भी नवाज शरीफ के हक में गवाही आ गई है मेरे नज़दीक। हो सकता है आप इस बात को गलत समझते हो। एक केस, 2 केसों में नवाज शरीफ को और भी सज़ा हो चुकी है। जज अरशद मलिक साहब खुद सज़ा देने वाला भी उहदे च इकरार कर गया कि भाजी प्रेशर सी। उसके बाद फिर एक ऑडियो आ गई, वो जो हैं अपना साकब निसार साहब वाली, ठीक है।
फिर जनाब एक इकरारनामा आ गया, ये हलफनामा आ गया सॉरी, एक और जज साहब का, और एक जज साहब ने तो बाकायदा लिख के दे दी कि मेरे पास जनरल फैज़ हमीद आए थे कि तू तो साड़ी मेहनत ख़राब कर देगा जो तुम चीफ जस्टिस बनाता, नवाज शरीफ केस के वाले से बात करते हुए। वो तो उन्होंने बाकायदा अपना लगाया हुआ है, अपनी जो उन्होंने नज़र षानी की अपील की हुई है उसके अंदर वो सारा लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ की खुशबख्ती देखो यार, यानी उनकी वो वाक़या जो 1999 को हुआ था उनके फेवर में, और उसके बाद उनको जिस अदालत से सज़ा हुई थी उस फेवर में ये एक गवाही के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ। किसका मतलब है कि वो वाक़या सारा गलत सी, क्योंकि त्यारात पाकिस्तान की हदूद आने तो पहले सारा कुछ हो चुका है, यहाँ पर कू हो चुका था। और जब वो आए, हो सकता है किसी ने त्यारा वो जो कह रहे हैं कि काकपैट से सारी चीज़ें और चीज़ें निकल आई और रिकॉर्डिंग निकल आई, पता नहीं रिकॉर्डिंग है सी कि नहीं सी, लेकिन अवाम की अदालत ने नवाज शरीफ हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो कभी उनको मुजरम तस्वर नहीं किया, आज तक अवाम ने नहीं किया। इलैक्शन होंदे ने, वोटां पैंदियां ने, उन्हां दा कैंडिडेट फिर जीत जांदा भाएं। भुट्टो का कैंडिडेट कबर च बह के वोट ले लैंदा है, यानी भुट्टो साहब कबर में है तो उनका कैंडिडेट फिर भी वोट ले जाता है। नवाज शरीफ लंदन बैठा है तो भी उसका कैंडिडेट लाहौर जीत जाता है। तो एक अदालत है जो कानून की है, एक अदालत है जो इसकी है अपना अवाम की है। अवाम की अदालत में ये दोनों मुजरम जो हैं वो बरी हैं पाएँ। मेरा तो यही ख्याल है, आपका पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल हो ज़रूर लिख दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में।